हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथागोरस स्कोर में 9 क्राइटेरिया होते हैं और किसी भी कंपनी को उन्हें फुलफिल करने पर मैक्सिमम 9 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई कंपनी 9 पॉइंट्स अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कहलाती है, फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी कहलाती है। लेकिन यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे कैटेगराइजेशन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। वहीं जो कंपनी स्कोर 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस एनालिसिस को 3 राउंड्स में करेंगे और हमारे ये राउंड होंगे प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। और इन तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे। ये वो एरिया है जहाँ पर कि हम आपको बताएंगे कि कंपनी ने जो पॉइंट्स लूज किए हैं वो क्यों किए हैं, और इसमें हम आपको कंपनी के एनालिसिस के साथ में बताएंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ में आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कहां पर कंपनी ने चूक की है और किस वजह से उसका स्कोर और अच्छा नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीजें हम लेंगे कंपनी के ग्रे एरियाज में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है और इसे डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की और चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड और इसमें है 4 क्राइटेरिया। ये रहे वो 4 क्राइटेरिया, और इसमें की पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की करंट ईयर में इनकम पॉजिटिव रही है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर हमें कंपनी के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं और हमने कंपनी का डाटा देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम 1 में बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 164.14 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पर भी हमें ये नहीं देखना है कि वो कितने परसेंट है, केवल उसका पॉजिटिव ही देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम 1 में बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट आ रहा है 5.45%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर हम इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये देखना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया, जो कि है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फिगर लैक्स में है, और यदि इनको हम कन्वर्ट करें करोड़ में तो ये हो जाता है 288.21 करोड़। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव फिगर है, और यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसमें ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव कैश फ्लो देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ है। अभी अभी हमने देखा था कि कंपनी का नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 288.21 करोड़, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये इनके नेट इनकम जो कि है 164.14 करोड़ इससे ज्यादा है, और यही इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए चाहिए था। तो यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी को मिलता है 1 और पॉइंट, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोर हो जाता है 4। और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। हमारे पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, और हमारा जो टोटल स्कोर हो जाता है कंपनी का वो होता है 4। अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में, और दूसरा राउंड है लीवरेज का। इसमें 3 क्राइटेरिया होंगे और इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज को चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहे वो 3 क्राइटेरियाज, और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर।
हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम है या नहीं। यहाँ पर हम राउंड 2 और राउंड 3 में इस तरह के वर्ड्स देखेंगे जिसमें कि लोअर और हायर होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने डाटा को, करंट ईयर के डाटा को कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर के डाटा से। तो यहाँ पर पहले क्राइटेरिया में आ रहा है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। तो हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके लिए हम दोनों साल के डाटा में जाते हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्च 2019 में इनका डेब्ट टू इक्विटी था 0.24 और मार्च 2020 में ये बढ़ गया है 0.30 हो गया है। और हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कंपनी को 1 पॉइंट कट करना पड़ेगा और हम यहाँ पर कंपनी का देते हैं 0 पॉइंट। और क्योंकि इस में ऐसा हुआ है कि कंपनी के लीवरेज पोजीशन बढ़ी है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बढ़ा है और इस वजह से इसकी हम कहेंगे कि इसका फंडामेंटल उस वजह से खराब हुआ है। और अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का करंट रेशियो जो है वो प्रीवियस ईयर के करंट रेशियो से ज्यादा है या नहीं। करंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की लिक्विडिटी, और हमें कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करना है कि वो लास्ट ईयर की इक्विटी लिक्विडिटी से इंक्रीज हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इनका जो करंट रेशियो था वो था 1.29 और मार्च 2020 में ये कम हो गया है और 1.20 हो गया है। और हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है और इस वजह से इसका फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं हो पाएगा और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं एक और 0 पॉइंट। अब तक हमने देखा कि 2 क्राइटेरिया लीवरेज के हुए हैं और कंपनी को उनमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। लेकिन हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि कंपनी ने क्या ड्यूरिंग द करंट ईयर कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। यदि उसने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया है और ऐसी कंडीशन में उसे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कंपनी ने कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं की होगी या कोई नया इक्विटी इशू नहीं किया होगा तो कंपनी को पूरा 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं आया है जो कि इक्विटी इशू से आया हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट क्योंकि कंपनी की जो इक्विटी है वो डाइल्यूट नहीं हुई है। और लीवरेज में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर होता है 5। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं और इसमें कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये रहे वो 2 क्राइटेरिया और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर के ग्रॉस मार्जिन से इम्प्रूव हुआ है या नहीं, क्योंकि तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर लास्ट ईयर कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 8.09% और मार्च 2020 में ये कम हो गया है और 8.01% हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स इंप्रूव नहीं की है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है। और अब हम चलेंगे आगे अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में। हमारा 9वां क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये पता करना है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर लास्ट ईयर के एसेट टर्नओवर से ज्यादा है या नहीं। एसेट टर्नओवर का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितना यूज किया फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और उसके हिसाब से यदि कंपनी ने अपना जो एसेट्स है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया है तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपना फंडामेंटल स्कोर बढ़ाया है। तो ये हम चेक करेंगे कि क्या हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्च 2019 में कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो था 115.92% जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 136.51% हो गया है। यानी इसमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम कह सकते हैं कि कंपनी ने जो अपने एसेट से उनका भरपूर यूज किया है कंपनी की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिलते हैं। और हमारा तीसरा राउंड यहाँ पर खत्म हुआ।
और तीसरे राउंड के बाद में यानी कि फाइनल राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी होती है, और यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। हालांकि यहाँ पर उसने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं, और इसका जो एनालिसिस है वो हम ग्रे एरियाज में करेंगे और ये देखेंगे कि कंपनी ने कौन कौन से पॉइंट्स लूज किए हैं और क्यों लूज किए हैं, और क्या वो उन पॉइंट्स को बचा सकती थी या नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने ग्रे एरियाज में। ये रहा कंपनी का ग्रे एरिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंपनी ने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं 9 में से, और कंपनी ने 2 पॉइंट्स लूज किए हैं लीवरेज में, और 1 पॉइंट लूज किया है उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो हम तीनों सेक्शंस को बारी बारी से लेंगे, और जैसा कि हमें मालूम है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई इशू नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर कंपनी को 4 में से 4 पॉइंट्स मिले हैं। लेकिन यदि हम लीवरेज की बात करते हैं तो कंपनी को यहाँ पर 2 पॉइंट्स लूज करने पड़े हैं, और ये पॉइंट है सबसे पहला वो है करंट रेशो का, यानी कंपनी की लिक्विडिटी से रिलेटेड है। और उसकी वजह यह है कि कंपनी के जो एसेट्स थे करंट ईयर में वो 15% बढ़े हैं, जबकि करंट लायबिलिटीज कंपनी की 21% बढ़ी है। तो ये काफी ज्यादा अंतर रहा है, और आप देख सकते हैं कि कंपनी के आप देखिए 2 बॉक्सेस हैं। नीचे वाला बॉक्स है करंट एसेट्स का, जो कि 1482 करोड़ से बढ़कर के 1735 करोड़ हो गया है, जो कि 15% इंक्रीज है, जबकि करंट लायबिलिटीज बढ़ी है 1148 करोड़ से 1446 करोड़, जो कि 21% है। तो इस वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, और जो दूसरा पॉइंट लूज किया है कंपनी ने वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो का, यानी कंपनी का जो डेब्ट रेशियो है वो लास्ट ईयर की अपेक्षा इंक्रीज हुआ है, और कंपनी की लीवरेज पोजीशन खराब हुई है। इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम कंपनी का जो शेयर इक्विटी शेयर यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लेंगे, और अदर लायबिलिटीज में आता है हमारा डेब्ट। तो यदि हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो जो इनका लास्ट ईयर था वो था 239 करोड़ था 954 के रिजर्व एंड सरप्लस पर, जबकि ये बढ़ गया है और मार्च 2020 में 327.60 हो गया है 1096 पर। तो यहाँ पर एक छोटा सा अंतर आया, बहुत ज्यादा नहीं, और 0.24 से बढ़कर के 0.29 हो गया है, लेकिन इसकी वजह से कंपनी को 1 पॉइंट लूज करना पड़ा है। तो कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन को ठीक नहीं किया है और अपने डेब्ट्स को पे ऑफ नहीं किया है, तो इसकी वजह से 1 पॉइंट लूज किया है। और अंत में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, और वो किया है ग्रॉस मार्जिन का, और ये भी एक बहुत ही छोटे पॉइंट से लूज किया है। जैसा कि मैंने एनालाइज किया है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनका एबिट है वो 160 करोड़ था 2751 करोड़ पर, जो कि मार्च 2020 में 232 करोड़ हो गया है 3962 करोड़ पर। तो ये बहुत ही छोटे से अंतर के साथ में कंपनी ने ये लूज किया है, और इन्होंने 0.1% से अपना जो ग्रॉस मार्जिन है वो खोया है, और इसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट लूज करना पड़ा है। तो ये था एक एनालिसिस अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड का। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।